विनोद कुमार शुक्ल जी की नौकर की कमीज भाग 4। पीर की मजार की वजह से यह दफ्तर देहातियों, टांगे वालों, रिक्शे वालों के बीच मजार वाला दफ्तर कहलाता था। बाबा जी का दफ्तर कहने से भी लोग समझ जाते थे। प्रत्येक शुक्रवार को यहाँ देर तक कवाली होती थी। बरसात में कवाली गाने वाले 4-5 लोग होते और सुनने वाले भी 2-4 लोग होते। मंगलवार को प्रसाद चढ़ाने वाले दफ्तर में बहुत थे, पर ये लोग दफ्तर के अंदर के हनुमान जी पर उतना विश्वास नहीं करते थे। केवल दफ्तर खोलने वाला चपरासी हॉल खोलते ही आग जलाने वाली जगह में रखे हनुमान जी को प्रणाम करता था, पर जहां दफ्तर हो वहां हनुमान जी की मूर्ति पर किसी की नजर नहीं जाती थी। एक साहब थे, उनके कमरे में चपरासी अगरबत्ती जलाकर वातावरण को शुद्ध करता था। साहब ने नियम पूर्वक इसे करने के लिए कहा था। दफ्तर के लोग उनको अगरबत्ती वाले साहब कहते थे। एक बार एक किसान अपने लंबे चौड़े परिवार के साथ नारियल अगरबत्ती लेकर बिना किसी से पूछे ताचे टेबलों के बीच से घुसते हुए हनुमान जी की तरफ जाने लगा। चपरासी और बाबू ने टोका, अरे अरे, कहाँ घुसे जा रहे हो? क्या काम है? रुको, बाहर चलो। किसान ने घबरा कर कहा, महाराज, मनता माना था, हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाना है। कब मनता माने थे? एक ने पूछा। पिछले साल मालिक, जब तकाबी लेने आया था, उसके पूरे परिवार के लोग घबरा गए थे। क्या माने थे? हम लोग फसल अच्छी हो यही माने थे मालिक। क्या चढ़ाओगे? आधा किलो पेड़ा है, फसल अच्छी हुई, चना, अलसी, लाखड़ी अच्छी थी। जल्दी जल्दी प्रसाद चढ़ाकर भाग जाओ, यह दफ्तर है। अब दोबारा यहाँ प्रसाद चढ़ाने मत आना, समझे? बाबू लोगों ने कुर्सी टेबल सरका कर उसके लिए जगह बनाई। उन सब ने डरते हुए जल्दी फूल पत्ती चढ़ाकर पूजा की। एक चपरासी ने नारियल फोड़ा, पेड़ा चढ़ाया, प्रसाद बांट गया। बहुत थोड़े लोगों को प्रसाद मिला। देवांगन बाबू को जो टुकड़ा मिला था, उसका उन्होंने बहुत छोटे छोटे टुकड़े किए। हम लोगों को उन्होंने बांट दिया। एक चुटकी भर पेड़े का टुकड़ा मुझे भी मिला था। कई दिनों बाद साहब को यह घटना मालूम हुई। वहां बैठने वाले बाबू को बहुत डांट पड़ी। साहब ने हनुमान जी की मूर्ति को हटाकर कंपाउंड में कहीं अच्छी जगह रखने के लिए कहा, पर यह काम किसी ने नहीं किया। टेबल पर बिछाने वाली एक फटी चादर उसके ऊपर टांग दी गई, ताकि आते जाते लोगों की नजर उस पर ना पड़े। पीर के नाम से एक कमरा खाली है, यह बात साहब को मालूम थी। काम चल रहा था, इसीलिए उस कमरे की कोई जरूरत महसूस नहीं हुई। बाद में जगह की बहुत दिक्कत होने लगी थी। छोटा होने के बावजूद उस कमरे में 4 टेबलें आ सकती थी। जिन लोगों को बैठने में दिक्कत हो रही थी, उन सब ने वहां बैठने से इनकार कर दिया। बंगले वाले दफ्तर में 8 मुसलमान कर्मचारी थे। इत्तेफाक से ये लोग अलग अलग सेक्शन में थे। एक को छोड़ ये सब लोग उस कमरे में बैठने के लिए तैयार थे। दूसरे बहुत से लोग भी वहां बैठने के लिए तैयार थे। मुझे मुझे लोगों का उस कमरे में न बैठने के का कारण समझ में नहीं आ रहा था। गौराहा बाबू तैयार नहीं थे। गौराहा बाबू, आप तैयार क्यों नहीं हैं? मैंने पूछा। वहां बैठने के लिए बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। कभी कभी तो मैं नहाकर भी नहीं आता। कपड़े 4-5 दिन बाद बदलता हूँ। उल्टा सीधा हो जाए, डर लगता है। इस दृष्टि से हम लोगों ने नहीं सोचा था। साहब ने बाजू वाले कमरे की अलमारी रैक उठवाकर पीर के कमरे में रखवा दिए। उससे बाजू के कमरे में जो जगह खाली हुई, वहां कुर्सी टेबलें रखवा दिए गए। पहले पीर के कमरे में किसी का आना जाना नहीं होता था। फाइल की अलमारी रैक होने से बाबू चपरासी लोग उस कमरे में आने जाने लगे। महंगू ने आकर बहुत धीरे से मेरे कान में कहा, बूंद बूंद पानी गिर रहा है। मैंने भी धीरे से उससे कहा, जब धूप निकले तब बतलाना। जब महंगू चला गया तब देवांगन बाबू ने मुझसे पूछा, महंगू क्या कह रहा था? कुछ नहीं, मैंने कहा। देवांगन बाबू का इस तरह पूछना मुझे अच्छा नहीं लगा। साहब का कोई संदेश है क्या? नहीं, मैंने कहा। आप भी बहुत छुपाने लगे। देवांगन बाबू के चेहरे पर तनाव था। बड़े बाबू देवांगन बाबू की बात सुनकर बहुत खुश लगे, इसलिए मुझे चिढ़ लगी। मैंने कहा, आपकी बात मुझे अच्छी नहीं लगी। आप मुझे अभी तक नहीं समझ पाए। नौकरी में समझने के लिए कुछ रहता नहीं। कुछ लोग इसलिए नहीं समझते कि उनके लिए कठिन है, और कुछ लोगों के लिए समझने के लिए कुछ है ही नहीं। मेरे लिए कठिन है। आप मुझे किस तरह का नासमझ समझते हैं? मैं आपको बहुत होशियार समझता हूँ। मुझे लगा देवांगन बाबू की यही असलियत है। छोड़ो, कौन सी बात लेकर बैठ गए, गौराहा बाबू ने कहा। मैंने गौराहा बाबू से कहा, जितनी बुराइयां हैं वे केवल इसलिए कि कुछ बातें छुपाई नहीं जाती, और अच्छाइयां इसलिए हैं कि कुछ बातें छुपा ली जाती हैं। मैंने फिर कहा, मेरे लिए यह छुपाना और दिखाना वैसे ही है जैसे एक आधी खुली अलमारी है। दरअसल मैं कुछ नहीं छिपाता।
एक गिलास है जो आधा भरा है और वही आधा खाली है, बड़े बाबू ने जोर से टेबल ठोकते हुए कहा। सब अपने अपने काम में लग गए। महंगू फिर आया, आकर मेरे कान में धीरे से बोला। बूंद बूंद पानी गिरना बंद हो गया। वह जाने लगा। मैंने उससे रुकने के लिए कहा। जो तुमने अभी मेरे कान में कहा है उसे यहाँ जोर से सबके सामने कहो। यह सुन बड़े बाबू लोहे की अलमारी खोलते खोलते धप से कुर्सी पर बैठ गए। मैंगू मेरी तरफ मेरी बात सुनकर कुछ भी ना समझ पाने के कारण हंसने लगा। मैंगू के इक्का दुक्का दांत ही बचे होंगे। वह बहुत छोटे छोटे बाल रखता था, बहुत दुबला और करीब 50 साल का होगा। जब वह हंसता तो उसकी जीभ हिलती दिखती थी। हंसने की बात नहीं है, यह दफ्तर है। सबको शक होता है, जोर से कहो, डपटते हुए मैंने मैंगू से कहा। मुझे यह पसंद नहीं कि कोई मेरे ऊपर शक करे। देवांगन बाबू की तरफ देखते हुए मैंने कहा। बूंद बूंद पानी गिरना बंद हो गया है, सब सुन लें, इतना जोर से मैंगू ने कहा। परंतु मैंगू का चेहरा मेरी तरफ था। देवांगन बाबू, आपने सुन लिया? मैंने पूछा। हाँ, देवांगन बाबू ने उदास होकर कहा। मैंगू, इसके पहले जो बात तुमने मेरे कान में कही थी वह भी जोर से सबके सामने बोल दो। ठहरो, देवांगन बाबू की तरफ होकर बोलो। मैंगू घूमकर देवांगन बाबू की तरफ हो गया। बूंद बूंद पानी गिर रहा है, उसने जोर से कहा, फिर बड़बड़ाते हुए बाहर चला गया। खिड़की से मैं रात को देख रहा था। चंद्रमा का इतना उजाला आ रहा था कि मैं अपनी हथेली की रेखाओं को देख सकता था। नींद नहीं आ रही थी। पत्नी को मैंने जगाया। मुझे नींद नहीं आ रही है, उजाली रात है। परसों पूर्णिमा है, हाथ पैर दबा दें? उसने पूछा। आधी रात को यदि धूप निकल आए तो कैसा लगेगा? मैं समझूंगी सुबह हो गई, सभी यही समझेंगे, उसने कहा। पर डॉक्टर असलियत जान जाएंगे कि आधी रात को धूप निकली है। पत्नी चुप रही। शायद उसे नींद आने लगी थी। रात बहुत अच्छी लग रही है, घूमने का मन हो रहा है, मैंने पत्नी को हिलाकर जगाते हुए कहा। चलो उठो, टहलेंगे। आंगन में टहलते हुए मैं पाटे से टकरा गया। पाटी बीच में रख दिया, किनारे रखना था। मैं अपने अंगूठे को सहलाने लगा। जोर से लग गई? उसने पूछा। नहीं, मैंने कहा। आंगन ईंटों से पक्का बना दिया गया था। सामने के इस खुले हुए हिस्से को भी हम लोग आंगन कहते थे। जहां पर ईंटें समतल नहीं थीं, वहां गीलापन जमा था और जहां गड्ढा था वहां पानी जमा था। पत्नी पाटे को दीवार के पास रखकर उस पर बैठ गई। मुझको थकावट लग रही है, उसने कहा। मैंने पूछा, चंद्रमा से खपरे नहीं सूखेंगे? हाँ, घुटने के ऊपर सिर रखकर उसने कहा। चांदनी में इस तरह वह मुझे बहुत अच्छी लगी। रिक्शे की खड़खड़ और उसमें बंधे घुंघरों की आवाज़ सुनाई देने लगी। वह वक्त हावड़ा मुंबई एक्सप्रेस का था। एक्सप्रेस गाड़ी आ गई है, मैंने कहा। पिताजी जब भी आए इसी गाड़ी से आए, उसने कहा। अब उसकी आवाज़ में थकावट नहीं थी। वह धीरे धीरे सचेत हो गई थी। मेरे ससुर आने की सूचना तार से दे देते थे। फिर भी जब रिक्शा घर के पास आने लगा तो मैं रिक्शा देखने बाहर निकल आया। बाहर आकर देखा कि रिक्शा घर से आगे दूर जा चुका था। सड़क खाली थी। सड़क में सड़क की बत्तियों से चंद्रमा का उजाला बदरंग हो गया था। मुझे अपने ससुर का इंतजार कहाँ था, मुझे धूप का इंतजार था। चांदनी रात ने धूप वाली सुबह की संभावना बढ़ा दी थी। सूरज मुंबई हावड़ा एक्सप्रेस से नहीं आता। वह मेरे ससुर नहीं था, मैंने मुस्कुराते हुए सोचा। ओस गिरने का यह मौसम नहीं था, यह मौसम बरसात का था। ओस से खपरे शायद थोड़े गीले हो जाते, पर ओस से छत नहीं टपकती। यदि ओस से छत टपकती तो यह इतना कम और रुक रुक कर होता कि उसके टपकने से मज़ा आता। ओस से टपकने की बात सोचते सोचते मुझे नींद आने लगी। पत्नी कब की सोने चली गई थी। सुबह मैं बहुत देर से उठा, 8 बज गए थे। नींद खुलने के बाद भी मैं बिस्तर से नहीं उठा। दफ्तर जाने का मन ही नहीं हो रहा था। मैं बहुत कमज़ोरी महसूस कर रहा था। हाथ पैरों में दर्द हो रहा था। मैं समझ गया अब मुझे तेज बुखार आएगा। तुमको बुखार चढ़ा है? पत्नी मुझे उठा देखकर पास आई। कैसा लग रहा है? माथा सहलाते हुए उसने पूछा। अच्छा नहीं लग रहा है, हाथ पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, मैंने कहा। ठंड लग गई है। ओढ़ने के लिए वह चादरें ले आई। 2 चादर सिर तक उड़ाकर मैं लेटा था। फिर भी मुझे ठंड लग रही थी। वह ज़्यादा दूध की चाय लेकर आई। उसमें सौंठ पड़ी थी। चाय मुझे अच्छी लगी। मुझ में ताकत आ गई। मैं पेशाब करने के लिए उठा। धूप निकल आई थी। पिछले दरवाजे से टिक कर मैं धूप में बैठ गया। चादर भी ओढ़े हुए था। धूप में मुझे बैठा देखकर उसने कहा, धूप में बुखार और चढ़ जाएगा।
बहुत ठंड लग रही है, कंबल दो ओढ़ने के लिए। सुनो, अपन लोग खपरे खुद बनवा लेंगे। डॉक्टर से अब कहने की ज़रूरत नहीं है। क्या हुआ जो अपने ही पैसे खर्च हो जाएंगे? पत्नी मुझे समझा रही थी। बिस्तर पर लेटते ही मुझे नींद आ गई। बीच बीच में मेरी नींद खुल जाती थी। तब पत्नी चाय या दूध के लिए पूछती, मैं सिर्फ पानी पीता। बुखार बढ़ता हुआ देखकर पत्नी ने दूध वाले से खबर भिजवाकर संपत को बुला लिया था। बुखार में मैं ऐसा महसूस कर रहा था कि बहुत गहरी नींद आ रही है और मुझे जागना भी है। लगता था हड्डियों के पूरे ढांचे पंजर में दर्द हो रहा है। मुझे कंधे पर किसी ने लाद लिया था। आंख खोलकर मैंने देखा, संपत था। टूटी दीवार के बीच से गुजरते हुए संपत कुछ लड़खड़ाया, पर दीवार का सहारा लेके संभल गया। बुखार में देखी हुई किसी महायुद्ध की फिल्म का सीन मुझे अपनी तरह याद आ रहा था कि मैं लड़ाई में घायल हो चुका हूँ। परंतु बचपन का दोस्त संपत अपनी जान की परवाह न करते हुए मुझे लाद कर भागने लगा है। राइफल मशीन गनों की गोलियों की बौछार के बीच से मुझे कंधे पर लादे हुए भागा जा रहा है। दलदल कीचड़, ऊंची ऊंची घास से छुपता बचता चला जा रहा है। जब तक वह सीरस के पेड़ के पास नहीं पहुंचा था, तब तक मुझे बुरी तरह घायल होने के बाद भी पहले बचने की उम्मीद थी। परंतु अब कोई उम्मीद नहीं है। जैसे वह मुझे दुश्मनों की जमीन में ले आया था। मुझे उतार दो, मैं चल सकता हूँ, कराते हुए मैंने कहा। संपत ने मेरी बात की परवाह नहीं की। मैं गिड़गिड़ाने लगा, इस डॉक्टर के पास मुझे मत ले चलो, ये मुझे मार डालेगा। पैर पड़ता हूँ, किसी और के पास ले चलो, मुझे बचा लो। मैं उसके कंधे से उतरने की कोशिश करने लगा, पर वह रुकने और जवाब देने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं हिचकियां ले लेकर दबी आवाज में रोने लगा, फिर शांत हो गया। बरामदे की बेंच पर बगीचे की तरह करवट लिए मुझे लिटाया गया था। मैं घूमकर दीवार की तरफ हो गया। दीवार में मेरे चेहरे के पास पेंसिल से अंग्रेजी का ए लिखा था। उस अंग्रेजी के ए को देखता हुआ मैं सोचने लगा कि मैं फंस गया। डॉक्टर मेरा इलाज कर मेरे शिष्टाचार और संकोच को आकार देकर मुझे बहुत निरीह और दयनीय आदमी बना देगा। मैं इतने बड़े डॉक्टर के इलाज के लायक मरीज नहीं था। लेटे लेटे जब मैंने आंख खोली तो डॉक्टर देखकर लगा कि वह जमीन से छत तक ऊंचा है। मैंने ताड़ के पेड़ को बरगद की तरह मोटा सोचा। उनका चेहरा मुझे जांचते हुए मेरे पास झुका हुआ था। मैंने उनके नकली जबड़े की कड़कड़ आवाज साफ साफ सुनी। उनके मुंह से कीमती तंबाकू की खुशबू आ रही थी। डॉक्टर के पीछे मैंने अंधेड़ व्यापारी को खड़े देखा। उसके कंधे पर अंगोछा रखा था। मेरी नज़र जैसे ही उससे मिली, वह अंगोछे से हवा करने लगा। डॉक्टर मुझे सुई लगाना चाहता था। उसके लिए मेरे मन में बहुत आदर का भाव था। जब मैंने उसे सुई लिए हुए देखा तो मेरा सारा आदर खत्म हो गया। वह मुझे बहुत रद्दी और घिनौना आदमी लगा। कुछ लोगों ने मुझे पकड़ रखा था। मैं सुई नहीं लगवाना चाहता था। मैं आंख बंद कर मन ही मन डॉक्टर को गालियां देने लगा। दूसरे दिन मैं बहुत ठीक हो गया। डॉक्टर ने अनाज के लिए मना कर दिया था। मेरे हाथ पैरों में खुजली होने लगी थी। खुजली धीरे धीरे दोपहर तक कम हो गई। तब भी मच्छर, चींटी या खटमल के काटने का मुझे धोखा होता था। दोपहर को अचानक मेरी नज़र खिड़की पर गई तो देखा कि महंगू टकटकी बांधे देख रहा है। क्या बात है? मैंने पूछा। कुछ नहीं कहता हुआ वह भाग गया, जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। मेरी आवाज़ सुनकर पत्नी दौड़ आई। महंगू टोह लेने आया था, मुझे देखते ही भाग गया। जब मैं बीमार नहीं था तब मुझे रात को झिंगुर की आवाज़ सुनाई देती थी। अब मुझे दिन को भी झिंगुर की आवाज़ सुनाई देने लगी थी। कोने कोने में मुझे मनहूसियत दिखाई देती थी, इसीलिए ज़्यादा समय मैं आंख बंद किए रहता था। एक कप दूध पीने के बाद जब मैं आंख बंद कर लेटा तो मुझे एक दृश्य दिखलाई दिया कि मैं एक तेज गेंद के पीछे उसे पकड़ने के लिए कूदता फांदता भाग रहा हूँ। वह गेंद एक समझदार गेंद है। मुझसे बचने के लिए लुढ़कते हुए उन झाड़ियों के बीच जाकर खो गई। नहीं, जानबूझकर छुप गई। गेंद न मिलने के कारण मैं निराश होकर लौटता हूँ। तब डॉक्टर के कंपाउंड में एक ट्रक ईंट से भरी आकर रुकती है। ड्राइवर से जाकर मैं पूछता हूँ कि ये ईंटें किस लिए हैं। बहुत मुश्किल के बाद मिले इस मकान के अंदर मेरा परिवार, मेरी गृहस्थी अंदर से सांकल लगाकर सुरक्षित थी, यह जानबूझकर कैदी। आखिर कहाँ जाया जा सकता है? समझ बूझकर पढ़ लिख कर कैदी, इससे छुटकारा कहाँ होगा? अपना खुद का मकान, इससे छुटकारा है क्या? इस बात की कल्पना में एक बड़ा छेद था।
महत्वपूर्ण बात जिंदा आदमी की कलाई में बंदी बंद घड़ी नहीं थी, मरे आदमी की कलाई में बंदी चलती घड़ी थी। मेरा मामला मुर्दे आदमी की चलती घड़ी का था। डॉक्टर साहब ने रोज दिखलाने के लिए कहा है, पत्नी ने कहा। वह बहुत कातर होकर बोली थी, घबराई हुई भी थी, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। मैं उससे झिड़क दिया करता था। हर बार झिड़की खाने के बाद उसकी खामोशी वैसी ही थी जैसे न्यूज़ रील में तूफान और बाढ़ के सीन आते रहते हैं, पर किसी कारणवश आवाज़ बंद हो जाती है और तबाही के सीन गुजरते रहते हैं। उसकी घबराहट और दुख को मैं अनदेखा कर दिया करता था, उसी बाढ़ के न्यूज़ रील की तरह जो मुझे घर बैठे सुनाई देता था, पर दृश्य कहाँ दिखता था। तबाही के आंकड़े और दुख वाली धुन सुनाई देती थी। दफ्तर से मैंने 5 रोज की छुट्टी ले ली थी। दोपहर को बड़े बाबू आए। बड़े बाबू स्टूल में बैठ गए। मेरे माथे से हाथ लगाकर उन्होंने पूछा, कैसी तबीयत है? ठीक हूँ। आपको तकलीफ हुई बड़े बाबू? मैं बहुत मजबूरी में हूँ, मैं छुट्टी नहीं लेता, यह आप जानते हैं, कहते हुए मेरा गला भराया। अरे तकलीफ कैसी, तुम तो मेरे लड़के की तरह हो। महंगू से मालूम हुआ कि तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है। छुट्टी की दरख्वास्त पाकर मैंने महंगू को तुम्हें देखने के लिए भेजा था। तुम्हारा काम गौराहा बाबू देखेंगे। देवांगन बाबू से मैंने देखने को कहा तो उन्होंने मना कर दिया। गौराहा बाबू तैयार हैं, मैंने कह दिया है। आज शाम को तुमसे आकर मिलेंगे। छुट्टी की दरख्वास्त मैंने भिजवा दी है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। खर्चे के लिए रुपए की जरूरत तो नहीं है? नहीं, जरूरत होगी तो आपसे मांग लूंगा। मैं आपको अपना हितैषी समझता हूँ। मकान मालिक डॉक्टर हैं, इनका ही इलाज चल रहा है, फीस के पैसे नहीं लेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है, मैंने कहा। अच्छा है जो पानी नहीं गिर रहा है, नहीं तो तुम झंझट में फंस जाते। कपड़े सुधर गए होंगे? नहीं, अभी तक नहीं सुधरे। 3 दिन तक लगातार धूप नहीं निकली, बराबर बदली छाई रहती है। कपड़े सूख जाएंगे तब कारीगर बनाएगा। छत की चर्चा मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। पत्नी चाय ले आई थी। तुम लोग बेफिक्र रहो, दफ्तर की चिंता मत करना, पत्नी को भी सुनाते हुए बड़े बाबू ने कहा। शाम को दफ्तर से देवांगन बाबू आए। आते ही उन्होंने पूछा, बड़े बाबू आए थे? हाँ, मैंने कहा। क्या कह रहे थे? दफ्तर के बारे में बेफिक्र रहने के लिए कह रहे थे। छुट्टी की दरख्वास्त उन्होंने आगे बढ़ा दी है। क्या बात है? ऐसे ही पूछ रहा था। कुछ देर बाद गौराहा बाबू भी आ गए। आप यहाँ हैं और मैं आपको ढूंढ रहा था कि साथ साथ चलेंगे, गौराहा बाबू ने देवांगन बाबू से कहा। देवांगन बाबू कुर्सी पर बैठ गए थे। गौराहा बाबू मेरी चारपाई पे बैठे। मैं दीवार से पीठ टिकाए चारपाई पे बैठा था। दोनों के आ जाने से मुझे लग रहा था कि मैं दफ्तर में हूँ। बड़े बाबू आकर गए। देवांगन बाबू ने गौराहा बाबू से कहा। कब? गौराहा बाबू ने पूछा। दोपहर को, मैंने कहा। 10-15 मिनट बैठकर दोनों चले गए। घर में दूध नहीं था, इसलिए चाय नहीं बनी। आधा किलो ज्यादा दूध लेने के बाद भी आज दूध नहीं बचा था। काफी दूध मैं पी गया था। मैंने पत्नी से कहा, डॉक्टर साहब के पास जाना है, 6 बज रहे होंगे। मरीज रहते हैं तो डॉक्टर साहब देर तक बैठते हैं। मैं भी चलूं? पत्नी ने पूछा। अकेले चला जाऊंगा, अब तो बहुत अच्छा हूँ। डॉक्टर साहब के इंजेक्शन ने जादू की तरह काम किया है। मुझे तो लग रहा था कि महीनों उठ नहीं सकूंगा। वह मेरे साथ साथ कंपाउंड की टूटी दीवार तक आई। मैंने उससे कहा, अब तुम जाओ। कुएं तक चलती हूँ, उसने कहा। इसके बाद कहोगी सीरस के पेड़ तक चलूंगी? नहीं कहूंगी। कुएं के पास पहुंचते ही मैंने कहा, अब तुम जाओ। मेरे कहते ही वह घर चली गई, क्योंकि घर खुला था। सामने का दरवाजा बंद था, इसलिए इतना खतरा नहीं था। आदमी का भी और बिल्ली का भी। दूध घर में था ही नहीं। बरामदे में बिल्कुल भीड़ नहीं थी। अधिकांश लोग निपट चुके थे। 3-4 लोगों के साथ 2 मरीज बरामदे में थे। एक अंदर था। अधेड़ अधेड़ व्यापारी भी बैठा था। उसके साथ बीमार औरत नहीं थी। वह अकेला था। मुझे देखते ही वह मेरे पास आकर बैठ गया। कैसी तबीयत है? उसने पूछा। ठीक हूँ। कल आपकी तबीयत बहुत खराब थी, अभी बहुत अच्छे हैं। डॉक्टर की दवा ने अच्छा कर दिया है, कहकर वह हंसने लगा। क्यों हंस रहे हैं? मैंने पूछा। बुखार में आप डॉक्टर साहब को गालियां दे रहे थे। सुनकर मैं स्तब्ध रह गया। क्या? मैं गालियां दे रहा था? मेरे मुंह से निकला। हाँ, बीमार की बात का कोई बुरा नहीं मानता। फिर आप तो बुखार में बेहोश थे। डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, यह मैंने आपसे पहले ही कहा था। संपत ने मुझे कुछ नहीं बताया। आपके साथ जो था उनका नाम संपत है? जी हाँ, मेरा दोस्त है। आपकी बड़ी फिक्र कर रहा था। बहुत पुरानी दोस्ती है, हम दोनों एक ही जगह के रहने वाले हैं।
सच सच बतलाइए, क्या मैं गालियां दे रहा था? मैंने निश्चित करना चाहा। मुझे क्या पड़ी है जो आपसे मैं झूठ बोलूं? मैं अपनी फिक्र से मर रहा हूं और यहाँ आप भी बगीचे में बैठने नहीं आए हैं। बीमार हैं। कल बहुत बीमार थे। क्या हुआ जो अभी बहुत अच्छी तबीयत है? बिल्कुल स्वस्थ तो नहीं है। ऐसी वैसी नहीं, छांट छांट कर आप गालियां दे रहे थे। जब डॉक्टर आपको इंजेक्शन लगाने लगा तब आप गुस्से से उठकर बैठने की कोशिश करने लगे। कह रहे थे साला हरामी डॉक्टर मार डालेगा। माली बचाओ, मेरा दोस्त संपत मेरी जान का दुश्मन हो गया है, डॉक्टर से मिला हुआ है, माली मुझे बचाओ। तब मैंने और आपके दोस्त ने आपको पकड़ रखा था। माली तो सचमुच दौड़ता हुआ आ गया था। मुझे समझ में नहीं आता कि आपने माली से बचाने की उम्मीद क्यों की थी। जब डॉक्टर ने आपको इंजेक्शन लगाया तब तो आप बहुत गंदी गंदी गालियां देने लगे थे। डॉक्टर ने आपकी बात का बुरा नहीं माना। आपका दोस्त बार बार उनसे माफी मांग रहा था। डॉक्टर ने कुछ नहीं कहा, बस इतना कहा कि अनाज अभी मत देना और रोज जांच के लिए ले आना। अच्छा होता आप मेरा नाम बचाने के लिए लेते। मुझे आपने अपना नाम नहीं बतलाया था। हम लोग बहुत धीरे धीरे बात कर रहे थे। दिन के बीतने का उजाला और रात के आने का अंधेरा मिला जुला हो गया था। बरामदे की बत्ती चौकीदार आकर जला गया। मैं बहुत शर्मिंदा और पछताया हुआ अपनी सारी बीमारी भूलकर डॉक्टर साहब से माफी मांगने की सोच रहा था। तब कितना असभ्य बदमाश और गुंडा लग रहा हूँगा। पता नहीं यह सब कैसे हुआ। मैं डॉक्टर साहब से माफी मांग लूंगा, यह ठीक रहेगा। वे आपको जरूर माफ कर देंगे। सरकारी डॉक्टर आपको कभी माफ नहीं करता। वहाँ मरीज डॉक्टर की उपेक्षा से जब मर जाता है, बीमारी से नहीं मरता। तब डॉक्टर के नाराज होने पर मरीज की क्या हालत होती होगी, यह आप सोचिए। लेटने की इच्छा हो रही है, चक्कर आ रहा है, मैंने कहा। वह सरक कर बेंच के किनारे हो गया। आंख बंद कर लेटते ही मुझे आराम आया। आंख बंद करने से लगा कि मैं वातावरण से बच गया हूँ। शेर के सामने देखकर आंख बंद कर मैं अपने को बचाना चाहता था। मैं बेहोश होने की इस स्थिति से बचना चाहता था जिसमें डॉक्टर साहब को मैं गंदी गंदी गालियां दी थी। मुझे डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन और लगाया। घर जाने से पहले मैंने अधेड़ व्यापारी से पूछा, इस बार भी डॉक्टर साहब को गालियां दी थी? नहीं, इस बार तुम डॉक्टर साहब से माफी मांग रहे थे। डॉक्टर साहब के लिए भविष्य में गर्दन कटवाने के लिए तैयार थे। इंजेक्शन लगवाने के लिए तुमने हाथ खुद आगे बढ़ा दिया था। मुझे कुछ याद नहीं है, मैंने कहा। फिर भी मुझे अच्छा लग रहा था कि मैंने कोई गंदी हरकत नहीं की। अच्छा लगने का कारण इंजेक्शन का तुरंत असर होना भी हो सकता था। एक दिन आधे घंटे के लिए हल्का पानी गिरा था। बाकी समय धूप थी। मानसून आने का समय कब का निकल चुका था और पानी के दूर दूर तक आसार नहीं थे। गर्मी उसी तरह पड़ रही थी। मैं दफ्तर जाने की तैयारी कर रहा था तो देखा चौकीदार कंपाउंड की टूटी दीवार के पास खड़ा आवाज दे रहा है। क्या बात है? मैंने पूछा। आपकी बाई को बुलाया है। किसने? डॉक्टरनी बाई ने। कुछ काम है? जरूरी काम है, जल्दी बुलाया है। अच्छा, भेजता हूँ, मैंने कहा। चौके में आकर मैंने पत्नी से कहा, तुमको डॉक्टरनी बाई बुला रही हैं। खाना परस दूं, फिर चली जाऊंगी। खाना मैं परस कर खा लूंगा, तुम जाओ, जरूरी काम है, जल्दी मचाते हुए मैंने कहा। सब्जी कलहारना बाकी है, तुम जाओ, मैंने कहा। वह चुनरी साड़ी जल्दी जल्दी जैसे तैसे पहनकर गई। 10 मिनट बाद वह लौटकर आ गई। मैं खाना खाकर उठा ही था। तुमने खाना खा लिया? उसने पूछा। बस अभी खाकर उठा हूँ। तुम थोड़ी देर रुक जाते तो मैं परस देती। चटनी रखी थी, खाई? मुझे क्या मालूम कहाँ रखी थी। तश्तरी में ढकी रखी थी, अफसोस करते हुए पत्नी ने कहा। क्यों बुलाया था? मैंने पूछा। डॉक्टर की बहन की तबीयत ठीक नहीं है। खाना वह बना नहीं सकती। डॉक्टर ने सहायता करने के लिए कह रही थी। मैं साड़ी बदलने आई थी और सोचा था तुम्हें खाना खिला दूंगी। इनकार करते नहीं बना, पर डर लगता है कि उन लोगों का खाना मुझसे बन भी पाएगा। मुझे चौके की साड़ी पहननी है। पहन लो, पर यही साड़ी रहे तो क्या होगा? यह तो बहुत अच्छी साड़ी है, बहुत संभाल कर काम करूंगी। तब भी चौके का काम ऐसा होता है कि एक दिन में खराब हो जाएगी, फिर चौके के सिवाय किसी काम की नहीं रहेगी। अच्छा, मेरा एक सुस्त जवाब था। चौके की साड़ी पहनकर जब वह तैयार हुई तब मैंने कहा, यह तो फटी भी है। थोड़ी फटी है, डॉक्टरनी और बहन के सिवाय उधर कोई नहीं आता। हाँ, थोड़ी फटी है। गोया मैंने कुछ नहीं कहा था, पर कहा तो।
जब मैं चुनरी साड़ी उसके लिए लाया था तब कई दिनों तक वह इसे नहीं पहनी। आखिर उसे पहनना पड़ा। कब तक सहेज कर रखती। जब एक साड़ी नहीं बचा सकते तो गृहस्थी बचाना तो और भी मुश्किल है। और वह इसी चौके को की साड़ी होने से बहुत दिनों तक बचाना चाहती थी। चुपचाप खड़ी हुई वह, मैं जाती हूँ, देर हो रही है, कहना चाहती थी। और चुपचाप खड़ा हुआ मैं, रहने दो, फालतू है वहां जाना, कहना चाहता था। जबकि ठीक है, मैंने कहा। दोपहर को थोड़ी देर के लिए घर आ गया। जल्दी मचाते हुए मैंने कहा, भूख लगी है, कुछ खाने को दो। खुद परस कर खाने से मेरा पेट नहीं भरा था। अभी देती हूँ, पर दाल नहीं बची है, उसने कहा। जो हो वो दो। डॉक्टरनी के यहाँ से कब आई, मैंने पूछा। मेरे पास आकर वह बोली, अभी थोड़ी देर पहले तो आई हूँ। डॉक्टरनी अरहर की दाल नहीं खाती, पर डॉक्टर साहब दोनों समय अरहर की दाल खाते हैं। डर डर कर तो खाना बनाई हूँ। डॉक्टरनी पूरे टाइम कुर्सी पे बैठ के मुझे बतलाती जा रही थी। उसको ब्लड प्रेशर रहता है, इसलिए चौके में नहीं घुसती। धुएं और जलते कोयले की गंध से उसको चक्कर आने लगता है। उसके घर के काम में बहुत पंचायत है। डॉक्टरनी बहुत मीन मेख निकालती हैं। कम से कम 10 बार तो कही होंगी कि मेरी साड़ी बहुत गंदी है, साड़ी समेट कर काम करो। उसका चौका बहुत बड़ा और चकाचक साफ है। ढेर सारा सामान है। डॉक्टर की बहन पर मुझे दया आती है। नौकरानी की तरह काम करती होगी, नौकरानी की तरह रहती है। थाली में 2 रोटी, थोड़ा चावल, दाल नहीं थी, पर स्टील की कटोरी में एक शानदार रंगत वाली रसेदार परवल की सब्जी थी। रसे पर उतराती हुई हरे धनिया की पत्ती थी। सब्जी अभी तक गर्म थी। हरा धनिया मैं कभी नहीं लाता था। यह बहुत महंगी चीज लगती थी। 5 पैसे में 3-4 पौधे बंधे हुए मिलते थे। कटोरी में किसी का नाम नहीं लिखा था। वह लोटे में पानी लेकर आई। तुमने खाना अभी तक शुरू नहीं किया, उसने आश्चर्य से पूछा। दोपहर को दफ्तर से मैं जब भी आता था तो जल्दी खा पीकर दफ्तर भाग जाता था। सब्जी डॉक्टर साहब के घर से लाई हो, मैंने पूछा। मांग कर नहीं लाई। डॉक्टर की बहन के लिए भी तुमने अलग से खाना बनाया होगा। डॉक्टर की बहन का कोई खास खाना नहीं था। आलू उबाल कर रख देने के लिए डॉक्टर ने कहा था। उनका भतीजा अपने मकान में चला गया है। चावल अलग बनाई हूँ, राशन का चावल उसके लिए बनाया था। मेरी थाली में जो चावल था वह भी राशन का चावल था। ये डॉक्टर वाली सब्जी है? हाँ, पत्नी ने कहा। डॉक्टरनी ने कहा कि देखो कितनी बढ़िया सब्जी बनाई हो, चक्कर देखना। खाते खाते मैंने कहा, रोटी और होगी, बढ़िया सब्जी है। मुझे याद ही नहीं आ रहा था कि थोड़ी सब्जी पत्नी के लिए भी बचा देना चाहिए। मैंने दोबारा पूरा खाना खाया। मालकिन की आदत होती है कि घर में यदि कोई चीज़ बनती है तो उसमें से थोड़ा नौकरानी को ज़रूर चखा दिया जाता है। रोज़मर्रा की चीज़ों को चखाने का काम नहीं किया जाता है, चाहे वह कितनी भी बढ़िया चीज़ क्यों ना हो। वह देखने वालों के मन में लालच नहीं पैदा करता, उसे देखने की आदत पड़ जाती है। कोई चीज़ चखा दी जाती है तो उसकी ललचाई दृष्टि से उस चीज़ के बीच में एक पर्दा पड़ जाता है। तब खाने वाले पूरे संतोष के साथ पेट भरकर खाना खा सकता है, नहीं तो खाने में मज़ा नहीं आता। दफ्तर के साहब अभी चपरासी या नौकर को घर की बची हुई चीज़ नहीं देंगे। वे बची चीज़ को लायक महंगू जैसे लोगों को नहीं समझते थे। उदाहरण के लिए एक पीपा भर काजू घुन लगकर खराब हो चुका था। बाई साहब ने महंगू से कहकर उसे धूप में डलवा दिया। काजू में जाले भी लग गए थे। महंगू इतना ईमानदार और डरा हुआ चपरासी था कि चोरी से एक काजू का टुकड़ा मुंह में डाल लेने की उसकी हिम्मत नहीं थी। साहब से वह थर-थर काँपता था। दिन भर में 5-10 बाबुओं का चक्कर साहब के बंगले में लगा जाता था। ये लोग फाइलें लेकर आया जाया करते थे। शुरुआत गौरहा बाबू से हुई। साहब के बंगले से निकलते समय उनके हाथ में अंग्रेजी अखबार में बंधा हुआ एक पूड़ा था। अपने तरीके से उस पूड़े को वो छुपा चुके थे। बड़े बाबू इस मामले में अनुभवी थे। वे एक पूड़ा लेकर आए और खुलेआम उन्होंने अपने टेबल पर रख दिया। संयोग से देवांगन बाबू को भी साहब के घर जरूरी फाइल लेकर जाना पड़ा था। एक पूड़ा छुपाकर वे भी ले आए। मेरा जाना नहीं हुआ था, होता भी नहीं, कोई काम नहीं पड़ता। बड़े बाबू को मेरी फिक्र थी। उन्होंने मुझसे पूछा, संतू बाबू काजू खाओगे? आप काजू खा रहे हैं? मैंने आश्चर्य से पूछा। क्यों, क्या हुआ? बड़े बाबू ने पूछा। अगर आप काजू खा रहे हैं तो मैं समझूंगा महावीर मूंगफली के बदले काजू बेचने लगा है। यदि मैं चना खा रहा हूं तो
तब मैं समझूंगा महावीर मूंगफली ही बेच रहा है। यदि मैं बादाम खाने लगूं तो मैं समझूंगा महावीर बादाम बेचने लगा है। मैं काजू खा रहा हूँ, साहब के घर गया था, बाई साहब ने दिया है। खाने पीने की चीज मेरे पास रखी हो तो लाख रोकूं मैं खाना शुरू कर दूंगा, इसीलिए इतना मोटा हो गया। खिलाइए, कहता हुआ मैं उनके पास पहुंचा। मुट्ठी भर काजू बड़े बाबू ने मुझे दिया। काजू देखकर मैंने कहा, इसमें घुन लग चुका है। घुन लगा 1.5 रुपए किलो का गेहूं जब हम लोग खा सकते हैं तो 30 रुपए किलो का काजू भी जरूर खा सकते हैं। खाने की कौन सी चीज खराब हो गई है यह जवानी में समझ नहीं आता। बेफिक्र होकर खाओ। गौराहा बाबू को जब मैं अपनी मुट्ठी के काजू का कुछ हिस्सा देने लगा तो बड़े बाबू ने टोक दिया, अरे तुम खाओ, गौराहा बाबू को देना होता तो मैं भी दे देता। इसमें हिस्सेदारी मत करो, गौराहा बाबू के पास बहुत हैं। मैं कुछ सोचकर देवांगन बाबू की तरफ बढ़ा तो बड़े बाबू ने फिर टोका, उनको भी मत दो, बल्कि उनसे एक मुट्ठी और ले लो। देवांगन बाबू का चेहरा लाल हो गया। गौराहा बाबू सिर गड़ाए चुपचाप थे। शाम को जब छुट्टी हुई तो मैंने अंग्रेजी अखबार में उसी तरह लिपटे पूरे दूसरे सेक्शन के 3 बाबुओं के पास और देखे। पूरे उतने ही बड़े थे जितने बड़े बाबू के पास थे। देवांगन बाबू और गौराहा बाबू के पूरे मैं देख नहीं पाया। उस रोज दोनों मुझसे शाम को लौटते समय दूर रहे। इतवार के दिन कानून के मुताबिक सारी दुकानें बंद रहा करती थीं। इसीलिए फुर्सत से सुबह सुबह किराने की दुकान वाले गुप्ता जी 6:30 बजे के करीब दिखे। मैं पीछे के दरवाजे में खड़ा था। डॉक्टर के अहाते की तरफ से वे आ रहे थे। एक झोला लटकाए थे, फूल तोड़ते हुए इधर ही आ रहे थे। सुबह बहुत से बड़े बुजुर्ग लोग झोला लेकर घूमने निकलते थे। घूमते हुए बंगले की आहट के पास लगे हुए कनेर, गुलाब, दूध मोगरा इत्यादि फूलों को बाहर ही बाहर से तोड़कर वे झोले में डाल लेते थे। ऊंचे से फूल तोड़ने के लिए हाथ की छड़ी का उपयोग भी करते थे। छड़ी से डाल को चुका लेते थे। सिविल लाइन की सड़क पर उतरते ही मोहल्ले के एक बूढ़े ब्राह्मण व्यापारी दिखे। सफेद टोपी, सफेद कुर्ता धोती पहने और गठिया के कारण लंगड़ाते हुए ये दूर दूर तक चक्कर लगाकर फूल इकट्ठा करते थे। एक छोटी टोकनी भर फूल इन्हें पूजा में लगता था। बाजार से फूल खरीदें तो कम से कम इनका 1 रुपया लगे। ये 3-3 घंटे तक पूजा करते थे। घूमने से इन्हें जो कुछ भी लाभ होता वो फूलों पे 1 रुपये से बचा लेते थे, जो उनके लिए महत्वपूर्ण था। तंदुरुस्ती यदि बनती थी तो मजबूरी से बनती थी, जिससे खुशी होती थी। दुकान की गद्दी में बैठना इन्होंने बंद कर दिया था, क्योंकि व्यापार में झूठ बोलना पड़ता है। इनका लड़का व्यापार में इनसे भी ज्यादा चालाक और धूर्त होकर रुपया कमाने में लगा था। कभी कभी इनको भी गद्दी में बैठना पड़ता था, तब ये गद्दी को गंगा कहकर बैठते। सुबह घूमने वालों में प्राय सिविल लाइंस की तरफ से रिटायर होने वाले अफसर रिटायर हो गए अफसरों के साथ दिखाई देते थे। रिटायर होने तक सिविल लाइन में इनके मकान बनकर तैयार हो जाते थे। ये लोग मरते दम तक सिविल लाइन में रहते थे। सदर बाजार के व्यापारी सुबह घूमने के मामले में पक्के थे। झुंड में ये दिखाई देते थे। सभी के हाथों में नीम की दातून होती। सभी सफेद बारीक मलमल की तरह धोती पहने और सफेद बनियान पहने होते। अधिकांश लोगों के गले में सोने की जंजीर होती। इस तरह गले में सोने की जंजीर, सफेद धोती और सफेद बनियान के यूनिफॉर्म में ये मुझे किसी महत्वपूर्ण संस्था या बड़े संगठन के सदस्य की तरह लगते थे। नथानी बंधुओं का चौथाई सदर बाजार पर कब्जा था। इनका लंबा चौड़ा कारोबार था। शहर के बाहर भी इनके बंगले बने थे। सुबह ये मोटर कार से अपने बंगलों को चले जाते। वहां बगीचे में घूमते, दातून करते, नहा धोकर पूजा करते, फिर लौटकर सदर बाजार के मकान में आ जाते। यहाँ के मकान के भगवान की पूजा करते। सिविल लाइन में एक बंगला दिन भर खाली रहता था। यह बंगला सेठ रामचंद्र अग्रवाल का था। रामचंद्र अग्रवाल दिन भर सदर बाजार वाले मकान में रहते थे। रात को हल्ला गुल्ला के कारण इनको नींद नहीं आती थी, इसीलिए यहाँ एकांत में सोने के लिए इन्होंने यह बंगला बनवाया था। डॉक्टर साहब की काफी जमीन शहर से लगी थी, जिसमें ये खेती करते। खेत शहर के पास होने के कारण मिंजाई के लिए धान कटकर यहाँ अहाते में जमा होता था। धान की ढेरी को देखकर हम लोग अंदाजा लगाने की कोशिश करते थे कि फसल कैसी हुई, पर अंदाजा लगाना बेकार होता, क्योंकि उनके पास जितनी जमीन थी यह हम लोगों को ठीक ठाक मालूम नहीं था। पत्नी को धान की ढेरी देखकर अपना गांव याद आता था। सदर बाजार की शुरुआत कोतवाली से होती थी।
फिर कपड़े, शराफे, दवाइयों की दुकानें थीं। बीड़ी कारखाने की 2-3 गद्दियां और कपड़े की थोक दुकानें इत्यादि सड़क के दोनों ओर थीं। आम तौर पर सामने दुकान, पीछे एक गोदाम और ऊपर रहना होता। 2 मंजिल से कम एक भी मकान नहीं थे। इस रास्ते में आगे म्युनिसिपल स्कूल और एक महाविद्यालय था। तमेरों के घर में बाद 2 किताबों की, 2 डॉक्टरों की और कई बर्तन इत्यादि की दुकानें थीं। जिस शहर में मेरा बचपन गुजरा था और जहां बड़े भाई थे, उस शहर में भी सदर बाजार में कोतवाली थी। शहर की बसावट में यह शुरू से ध्यान दिया जाता था कि सेठ, मारवाड़ियों, व्यापारियों इत्यादि बड़े लोगों के बीच में कोतवाली हो। असुरक्षा उन्हें थी। अंग्रेजों के ज़माने में जहाँ कोतवाली थी, वहीं अब भी थी। बड़े सेठ जहाँ थे, वहीं अब भी थे। जहाँ झगड़े ज़्यादा होते थे, जैसे सतनामी मोहल्ला, शराब भट्टी, गंज, स्टेशन इत्यादि, वहाँ छोटी-छोटी पुलिस चौकियाँ बना दी गई थी। कोतवाली के एक तरफ जहाँ सदर बाजार था, ठीक उसकी दूसरी तरफ मुसलमानों का मोहल्ला था। बहुत से लोगों को का सुरक्षा के बिना गुजारा होना मुश्किल था। भले कुछ ना हो, शांति हो, पर कोतवाली का आसरा तो रहता है। गांव की बसाहट भी एक ही तरह की होती थी, यानी गांव के बीच में मंदिर होगा, यह बसावट की शुरुआत होगी। मंदिर के पास कुआं होगा, चौपाल होगा। इसके आसपास ठाकुरों और ब्राह्मणों के मकान होंगे। गांव के आखिरी छोर पर बाहर की ओर चमारों और मेहतरों का घर होंगे। गांव में मेहतर कम होते थे, चमार बहुत होते थे। शहरों की नई बसावट में जाति पर कोई खास ध्यान नहीं देता, पर मकान बनाने वाले प्लॉट खरीदते समय पास पड़ोस की तरफ जरूर ध्यान देते थे। गरीबी शहर की बसावट में बहुत महत्वपूर्ण होती थी। इनके मोहल्ले बहुत दूर होते और वह शहर का सबसे गंदा इलाका होता था। शेष अगले भाग में।